हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवाब साकिब इब्राहिम, डायरेक्टर इमेज क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं फिर से सक्सेस स्टोरी का एक नेक्स्ट एपिसोड, जहां हम मुलाकात करने वाले, उम्मीद है आपने अपने थंबनेल में देख लिया होगा। वहां हम मुलाकात करने वाले हैं एक ऐसे बच्चे से जिसने एंट्रेंस में भी फोड़ा और बोर्ड्स में भी फोड़ा। अक्सर कहते हैं एकेडमिक और कंपटीशन दोनों एक साथ मैनेज नहीं किया जा सकता है। ये वो एग्जाम्पल है जिसने एमयू के सीबीएसई के 10th बोर्ड में पूरे अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में थर्ड रैंक लाया विद 97.6% एंड साथ ही साथ कारनामा करके दिखाया। एमयू के डिप्लोमा में 16th रैंक, एमयू के 11 साइंस में 32th रैंक, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, और जामिया भी दिया, जामिया के 11 साइंस में 16th रैंक। तो सोचने वाली बात है, इतने शानदार रैंक के साथ वी हैव ऑन द डाइस विद अस ईशान पुत्रवाश। थोड़ा अपने बारे में कुछ। This side ईशान पुत्रवाश ने, and I was a student of OLF till my class 10th। फिर जैसे ही मतलब 9th में मैं एक लोकल कोचिंग में था। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा था। फिर मेरा एक दोस्त था जो नवाब सर से बहुत पहले से जुड़ा हुआ था। तेरे दोस्त का नाम बता दिया? लक्ष्य। अच्छा, लक्ष्य। गुड, ठीक है। व्हाट्सएप के जरिए वगैरह वगैरह। फिर नवाब सर ने रिसेंटली अपने इमेज क्लासेस का ऐप उसी ईयर लॉन्च किया। उसने बताया, फिर मैंने सीरीज में वो लक्ष्य छाबरा उसका पूरा नाम था। छाबरा, बस जानता हूँ मैं। फिर मैं आपके उसमें गया यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, उससे मैं फैन हो गया कि ये बंदा बहुत अच्छा टीचर है। मतलब मेरा मैथ्स संभाल लेंगे। मेरे को इंटरेस्ट था पहले से। फिर मैंने सोचा मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर मैं धीरे धीरे एनरोल किया। फिर सर ने बोला कि 9th, फिर मैं 9th की एंडिंग से एनरोल रहा। फिर 9th के एंड में तूने ज्वाइन कर लिया था इमेज क्लासेस। फिर 9th के कुछ एंड के मैंने चैप्टर्स किए। फिर 10th शुरू हुआ। फिर 10th में मैं पूरा टाइम रेगुलर था, एक दो क्लासेस भी नहीं छोड़ता था पूरे साल। बस आज भी रिकॉर्डिंग में जब बच्चा डॉट पूछता है ना, तो रिकॉर्डिंग में नाम आता है ना, तुम्हारा नाम आज भी आता है। पूरे साल में रेगुलर था। फिर एंड में थ्रू मुझे बोर्ड रिवीजन बैच भी याद आ रहा है। तुम और लक्ष्य आते थे पेपर देने। यस सर, 2 बार आया था पेपर देने और सब्जेक्टिव पेपर्स। यस सर, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे तो सर की भी एक्सपेंशन हुआ, तो ऑफलाइन सेंटर्स हुए। फिर 10 चीजें आई नई, तो हमारे अच्छा एक एडवांटेज मिलता रहा। जैसे फिर सीरीज हुई, जैसे KYMS करो या मरो से। फिर बोर्ड रिवीजन बैचेस हुए, हमें पेपर्स मिले। तो पेपर्स भले ही मैंने यहाँ पे आके 2 सॉल्व किए, बट मैं ऑनलाइन कर रहा था, ऑनलाइन अपलोड कर रहा था। और अगर अपलोड भी नहीं करता था क्योंकि मेरे 11th की भी क्लासेस शुरू हो गई थी उस वक्त, तो मैं थोड़ा घर पे आके अपने आप करता था, सब करता था। और DPPs मैंने सारी लगाई, टेस्ट पेपर सारे दिए। फिर एट द एंड रिजल्ट आपके सामने। इसने एक बहुत अच्छी बात बताई, आपको बताऊं, शायद वो युग के इंटरव्यू में वो मिस हो गया उससे पूछना, लेकिन मैं आपको बताता चलूं। शायद कोई टीचर करे ना करे, नवाब सर एक बहुत अच्छा काम करते हैं जो बच्चों को बताते हैं। IIT का सपना है इसका। यस सर, ठीक है। युग का भी IIT का सपना है। इनसे मैंने कहा था अगर IIT का सपना देखना चाहते हो तो IIT का सपना 1 अप्रैल से बच्चा अपनी 11th क्लास शुरू कर देता है। यस सर। 19 में या 20 में के आसपास 11th एंट्रेंस हुआ। यस सर। सोचने वाली बात है ये बच्चा, और जामिया हुआ था शायद अप्रैल के एंड में ऐसे कुछ। तो जामिया और एमयू दोनों देता हुआ 11th की तैयारी करते हुए युग ने भी और ईशान ने भी एंट्रेंस में इतना शानदार परफॉर्म किया था। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, ये तब भी था जब हम बोर्ड्स भी दे रहे थे, तब भी आपने शुरू कर दी थी सीरीज। एग्जैक्टली, तब भी हम पेपर दे रहे थे बोर्ड्स के वक्त भी। हाँ, वो थोड़ा लेट हो गया था, डिले हो गया था ना, वो कोरोना काल के चक्कर में सब चीजें मैनेज हो रही थी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही थी जो एक साथ चल रही थी। तब भी एक साथ इन्होंने मैनेज किया। तो ये बात बहुत काबिल तारीफ वाली बात है इन बच्चों की कि इन्होंने अभी आपने युग का कुछ पहले आपने युग का इंटरव्यू में सुना, तो ये अभी भी है ना। उस वक्त युग का मुझे एक बात याद आ रही है, मुझसे बात हुई थी कि सर जामिया तो आपके कहने पे देने जा रहा हूँ, मेरी तैयारी नहीं है। हाँ, हमारी बिल्कुल, हम लोगों की तैयारी। मेरा एंड में मेरा एक दोस्त था, जिस दिन आपके फॉर्म हुए थे मैंने आपको पूछा भी था कि जामिया। फिर मैंने सोचा यार इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी फिर, लेकिन मैं करता जा रहा था क्लासेस। मैंने सोचा कर लेते हैं। फिर मेरा एक दोस्त था, उसने भी मेरे कहने पे जामिया दिया, और वो भी आपकी बैचेस में एनरोल था। एंड में आया था, उसकी शायद कैटेगरी रैंक थी, मुझे याद नहीं, बट उस वो एंड में हम लोगों ने दोनों बिल्कुल एंड वाले दिन हमने फॉर्म भरा। हमने सोचा यार चले जाएंगे, दिल्ली तो है, अभी छुट्टियां चल रही हैं तो चले जाएंगे। और बाय गॉड्स ग्रेस की 16th रैंक आ गई। सोच लो, जामिया में देना नहीं था, लास्ट मोमेंट में फॉर्म भरा और जाकर के 16th रैंक लेके आया जनरल कैटेगरी में। युग ने तो नहीं देना था, उसका भी सेम हाल था और रैंक 2 आई थी।
ठीक है। तो बहरहाल आप इन टॉपर से तो सीखते हैं, दैट्स वाई मैं आपके लिए सक्सेस स्टोरी रिकॉर्ड करता हूँ। सवाल शुरू करते हैं, आपके जरा पेरेंट्स की बैकग्राउंड हिस्ट्री जानना चाहूँगा मैं, क्या करते हैं अब्बा, कहाँ रहते हो? सर मैं अलीगढ़ के बिलोंग करता हूँ और मम्मी पापा दोनों बिजनेसमैन एंड बिजनेस वूमेन है। अरे भाई क्या बात, तो किस चीज़ का बिजनेस है आपका? जैसे मेडिकल डिवाइसेस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग है हमारी। बहुत शानदार, तब तो जरूरत पड़ेगा मुझे, मेरा भाई भी BDS में ही है तो उसको भी बड़ा इंटरेस्ट है इस सब चीज़ को लेकर के। अच्छा, और फिर वो कैसे आपकी स्टडीज़ को मैनेज करते हैं? सर जैसे उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा, जैसे वो अपना टाइम तो नहीं दे पाते थे क्योंकि ऑफिस में ही सुबह से शाम, बट उनका एक बहुत बड़ा रोल था कि मेरी शेड्यूल को बहुत अच्छे से मैनेज किया। अगर जैसे मेरे में बहुत वो है कि मैं उठ नहीं पाता, ठीक है, सो गए तो उठ नहीं पाता फिर, और इस वक्त एंड के टाइम पे ये उठना और सोना ये बहुत बेनिफिशियल है। तो मम्मा पापा मुझे उठाते थे 1-1 घंटे तक अपना ऑफिस छोड़ के कि उठाते रहो कि उठ जाए, जब तक बैठ ना जाओ। मैं सो भी जाता था वहाँ पे। तो मम्मा पापा इसमें बहुत मेरा एक 50% ऑफ द हेल्प उन्होंने करी पूरे जर्नी में, कि मेरे को फिर पापा ऐसे पूछ लेते कि टेस्ट में नंबर क्या आ रहे हैं, तो उससे एक डर रहता था। उन्होंने मेरे को कभी मेरे पेरेंट्स में, मेरी फैमिली में किसी भी प्रेशराइज नहीं किया कि तू ये कर, तू वो कर। मैं बहुत भगवान की कृपा से मैं बहुत उसमें अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरे घर पे फैमिली प्रेशर नहीं था। बट वो सर ऐसी नॉर्मल वे में कि पूछ लेते थे कि नंबर कितने आ रहे हैं, तो उससे मेरे अंदर एक वो होता है कि यार उनको अच्छा जवाब देना है, क्योंकि मैं एक ऐसा तो हूँ नहीं कि कुछ भी बोल दूंगा, तो एक उनको अच्छा जवाब देना है। तो एक प्रेशर था पूरे साल भर, प्लस मेरे को एक ये भी था कि आपने जो पहले आपके बोर्ड्स लगे रहते थे, मेरा कि एक बार मेरे को उधर आना है, एंड में जरूर आना है, तो एक वो भी मोटिवेशन था। तो उससे मैं फाइनली अब तो हर होर्डिंग्स और बोर्डिंग में आपका दिखता ही दिखता है। तो ईशान ने इतने कारनामे किए कि ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास अल्लाह करम से इतने रिजल्ट्स होते हैं कि कभी कभी होर्डिंग्स में जगह में नाम कम करने पड़ जाते हैं। तो ईशान सवाल जानना चाहेंगे, 9th एंट्रेंस में आपने, जैसा मुझे जानता हूँ कि आपने 9th एंट्रेंस MU का नहीं दिया, उसके पीछे कोई रीजन? सर जैसे 9th एंट्रेंस था शायद 31 अक्टूबर को। अच्छा, हाँ कोरोना काल का बिल्कुल एकदम सही। हमारे शायद 31 को था, 30 को, और हमारा पेपर था मैथ्स का एक दिन पहले स्कूल का। ओके। मैंने तैयारी कर रखी थी, उर्दू मेरी लेफ्ट राइट थी थोड़े ऊपर नीचे, उसको इग्नोर किया था मैंने, बट हाँ तैयारी थी मेरी। मैंने सोचा यार 9th में मेरे को MU में नहीं जाना अभी, क्योंकि मैं OLF की कंटिन्यू कर रहा हूँ, OLF में कंटिन्यू करूंगा। तो फिर मैंने सोचा यार मैथ्स का पेपर दे के आऊंगा, फिर मैं सोचूं आराम करूं, फिर एक दिन तैयारी करूं। मैंने सोचा रहने दो, एंड मोमेंट पे हमारा कैंसिल हुआ था, बट तैयारी मेरी उसकी भी थी। ठीक, क्या फर्क पड़ता है, कभी मौका ना मिला या मौका मिला नहीं गए, लेकिन उस पे अब रिग्रेट तो नहीं हो रहे ना? नहीं सर, और MU में हो गया, क्योंकि मैं सोच के चल रहा था कि मैं 11th में कर लूंगा। बहुत सही, पहले से प्लानिंग थी कि मेरा सही चल रहा है, मैं 11th में कर लूंगा। ये एक अच्छा सोच है आपका। थ्रू आउट जर्नी को ऐसी किताबें जो तुमने कंसल्ट की हो 10th फाउंडेशन को लेकर के? सर ऐसा तो मैं पहले शुरुआत में मैं इधर उधर बहुत हाथ पैर मारे, हर बच्चा मारता है, एक नॉर्मल बच्चा, बट मैं एट द एंड ऑफ द डे देखता हूँ 10th के बाद, तो मैंने देखा कि मैंने केवल NCERT करी ऑनेस्टली। ऐसे नहीं कि और टॉपर्स की तरह मैंने ये करी वो करी, करते होंगे बट मैंने नहीं करी। मैंने NCERT करी, सारे DPPs किए, मोस्ट इम्पोर्टेंटली DPTs जो हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट देते थे। यस सर, और टेस्ट किए। ठीक है। और उसके एक्स्ट्रा बस मुश्किल से 1-2 चीजें करी होंगी पूरे साल भर। कोई किताब ऐसा जो 10th क्लास में कंसल्ट किया हो तुमने? मैं इसलिए ये जानना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि 10th बोर्ड्स में टॉप करना, इंट्रेंस इज अ डिफरेंट खेल है ना। इंट्रेंस में आपको पता है कि भाई सामने वाला अगर सही जगह जुड़े हुए हो, सामने वाला जो बोल रहा है उतना करते जाओ, और क्या सच में सामने वाले ने इतने शानदार रिजल्ट दिए हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना, आज के दौर में क्या लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बिलीफ सिस्टम। हाँ बिलीफ सिस्टम, वो आप ये देखो तो सामने वाला ने सच में रिजल्ट दिए, हाँ उसके पास कैलिबर है, आप उसकी बातें सुनो एक बार, फिर इंसान को भरोसा हो जाता है। बिलीफ सिस्टम जब बिलीव हो गया तो अब जो वो बोल रहा है वो करते जाओ। एंट्रेंस बड़ा शानदार। बोर्ड्स में क्या ऐसा खास रखा तुमने जिसकी वजह से अलीगढ़ में नाम रोशन किया अपने और अपने माँ बाप? सर देखिए ऑनेस्टली मेरे को बिल्कुल नहीं आइडिया था कि मैं, शाम तक मेरे को नहीं पता था कि मैं 3rd डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ। मैं एक 97.6, और मैं एंड में बहुत ऐसा था, चिल था अपने पेपर्स के ऊपर, बोर्ड्स के पेपर के ऊपर, क्योंकि मैं पूरे साल एक अच्छी लेवल पे, ये नहीं कि मैंने पूरे दिन भर पढ़ता था ये पढ़ता था, बट हाँ एक कांस्टेंट रेट पे मैं हर पूरे साल भर पढ़ता रहा पूरे कांस्टेंट रेट पे। जब मेरे दोस्त खेलने जाते थे, मुझे बुलाते थे बहुत बार, मैं बहुत बार नहीं गया, और मैं उस बात को रिग्रेट अब करता हूँ, क्योंकि जाना चाहिए था। क्योंकि आप जब जाना चाहिए था, ये नहीं सोचा तुमने कि आज तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं और तुम कहाँ? वो भी बात सही है, लेकिन सर क्योंकि आप जब आप
एज अ 10th में जब होते हैं आपको अपनी पढ़ाई बहुत लगती है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन जब आप 11th-12th में घुसते हैं तो वो जो आपको गैप दिखता है पढ़ाई का, आप समझ जाते हैं कि 10th में ऐसे भी नहीं आप बिल्कुल घुस के कुछ कर पाएंगे, क्योंकि जो बंदा घुसता है उसके भी उतनी परसेंटेज आती है ओवरऑल 98 99 आ जाएंगी। बट एक मैं बोलता हूँ कि 10th को थोड़ा इजी रख के चलना चाहिए, इजी इन द सेंस कि आप पूरे साल भर पढ़ें और ऐसा कोई लोड लेके नहीं पढ़ें। और जो आप रिसोर्सेज की बात करें तो एनसीईआरटी टॉप मोस्ट, क्योंकि बोर्ड्स का पेपर एनसीईआरटी ठीक है। फिर आपके आंसर प्रेजेंटेशन आप पूरे साल भर करते रहे, प्रैक्टिस है ना, वो रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, प्लस आपके डीपीटीज और जो आपके टेस्ट पेपर से, बस उससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं लगाया, कुछ नहीं एक्स्ट्रा किया। अरे बहुत शानदार। लास्ट के मोमेंट में बच्चों को क्या करना चाहिए कि अगर 1 महीना बचा हुआ है एंट्रेंस के लिए तो क्या करना चाहिए? विद बोर्ड्स विदाउट बोर्ड्स? नहीं, बोर्ड्स हो चुका है, अब उसको क्या करना चाहिए एंट्रेंस को लेकर? देखिए ऑनेस्टली ये बात तो मेरे को भी लगती थी कि मैंने पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़ा, और मेरे जो दोस्त थे वो बोलते हैं कि भाई इंडो इस्लामिक की बुक मैंने 5 बार 6 बार, मैंने ऐसे दोस्त थे कि 5 बार 6 बार पढ़ लिए मैंने इंडो इस्लामिक की बुक की, सब रटे हुए हैं। मैंने बोला यार मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, बट मेरे को बिलीव था कि 2 महीने नवाब सर के पास है और 2 महीने में मेरे को सब हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। मेरे को बस रैंक का मेरे को इतना इशू नहीं था, मेरे को बस ये था कि हो जाए भाई 11th में एक बैकअप रहेगा मेरे पे, क्योंकि IIT का एक सेकंड AMU की डिग्री ले लेंगे, सेकंड उसमें वैसे लीस्ट केस है मेरा, IIT में भी मैं सोचता हूँ हो ही जाएगा इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा कि 2 महीने है मेरे पास, 2 महीने, और मैं ऑनेस्टली उसमें खेला भी खूब, खेल कूद भी किया। बट जब मैं पढ़ता था तो केवल पढ़ता था, क्लासेस करी, हर दिन क्लास करी, हर दिन रिवाइज किया, और उससे अपना बाहर कुछ आया पेपर में, और ना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कभी आएगा, क्योंकि जितना आपने पढ़ाया था, और जो हमारे इंडो इस्लामिक थी, वो इंडो इस्लामिक तो पूरा छपा है पेपर आ गया था। मैथ्स में भी सब वही सब आया था, जो कराया वही आया। मसला ये है ना, तभी तो कह रहा हूँ मैं कि टीचर को मानना इस बहुत जरूरी है, सामने वाला जो टीचर पढ़ा रहा है। जैसे सर मेरे बहुत दोस्त थे, वो बोलते थे कि यार तू उतना नहीं पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है। मैंने बोला कि भाई एक जिस पे भी टीचर पे कर रहे हो उस पर बिलीव रखो कि भाई वो ले जाएगा तुम्हें, और उस पे रखो जो उसने पहले कुछ कर रखा हो अपनी लाइफ में, उसने रिजल्ट प्रोड्यूस कर रखे हो, तभी तो तुम कर सकते हो। अब कोई बंदा आए जिसने कुछ किया ही नहीं है, तुम बिल्कुल नए तरीके से वही तो कह रहा ना कि अपने अचीवमेंट्स उनको पता ही नहीं है। मैंने अपने कैरियर में 23 रैंक 1 प्रोड्यूस किए। यस सर, आप पहले यस सर, तो जिसमें से करीबन 13 या 14 जनरल कैटेगरी के रैंक 1 है। तो इतने रैंक 1 है, और इतने सारे ना जाने कितने, करीबन 1000 होंगे ऐसे जो टॉप 10 रैंकर्स होंगे, है ना। तो थ्रू जर्नी में अपने लाइफ में जो सीखता हूँ मैं, वही सब जो बातें आप बोलते हो, मैं अपने बच्चों को ही बताता हूँ। लेकिन बच्चे ने कहते हैं ना, मेरी नहीं सुनेंगे बच्चे, आपकी सुनेंगे। दैट्स वाई ये सक्सेस स्टोरी का मकसद यही था मेरा, कि सक्सेस स्टोरी में टॉपर्स को ला करके मैं उनको बुलाऊं कि उन्होंने जो किया है वो सुन लो, इन्होंने भी यही काम किया है जो मैं बार बार तुम्हें बोलता हूँ। ठीक है सर, एज अ स्टूडेंट हमें भी लगता था कि जो टीचर बता रहा है वो अपने उसके लिए बता रहा है, हाँ मजे के लिए बता रहा है, ये कर रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे जब हम देखते हैं अपने आप को, हमने भी वही किया और रिजल्ट भी जैसा आपके सामने वही चाहा, वही आया सामने रिजल्ट। क्या इस पूरे आपकी कामयाबी में, सारा कामयाबी जो आपकी हुई है जो अभी 10th की जर्नी में, उसका सारा क्रेडिट आप किसको देना पसंद करेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट, मतलब ऐसा तो नहीं कि सारा, बट डिस्ट्रीब्यूटेड सब में रहेगा। क्रेडिट किसको जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर्स को जाएगा, क्योंकि वो नहीं होते तो मैं तो रिसोर्सेज भी मैं खोजता रहता। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली देन माय पेरेंट्स, माय फैमिली, की मेरे को बहुत सपोर्ट किया। अच्छा है। देन एट लास्ट माय फ्रेंड्स की भी, क्योंकि जितने एक बात होती है कि दोस्त होते हैं तो आपको पता रहता है कि आसपास चल क्या रहा है, तो आप ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए कभी भी कि आप अपने में घुसे, क्योंकि आपको कंपटीशन ही नहीं पता चलेगा कि तुम वो दोस्त का भी वही रोल है। अगर उसने नहीं बताया होता तो इमेज क्लास के बारे में लक्ष्य ने, तो शायद तुम इमेज क्लास में नहीं आते। तो अच्छा है इसने अपने दोस्त को भी क्रेडिट दिया अपने सक्सेस में, अच्छी बात है। क्योंकि आपको जब तक आप बाहर जाके अपने स्टेप आउट नहीं करते, आपको कंपटीशन का ही अंदाजा नहीं होता। एग्जैक्टली। तो आपके दोस्त भी होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आपकी पढ़ाई की जर्नी में दोस्त भी होने चाहिए, जिससे आपको पता चले कि कंपटीशन कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो मैं एज अ मतलब होल की टीचर्स, माय पेरेंट्स, माय फ्रेंड्स एंड माय सेल्फ एट द एंड। हाँ एग्जैक्टली, इसके अपनी खुद की मेहनत पे ये बिलीव करता है। तो फिलहाल थैंक यू शान, थैंक यू कि आपने बड़ा कीमती वक्त निकाला। तो बच्चों एक बताना चलूँ आप लोगों को, कामयाबी में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं एक कामयाबी में मेरे हिसाब से मैं 4 चीज़ों को बड़ा महत्व रोल देता हूँ कि एक बच्चे की कामयाबी में। पहला तो भाई बोलूँ या ना बोलूँ, अल्लाह ताला अपने भगवान का तो रोल है ही है। सबसे पहला मैं मानता हूँ उस बंदे की खुद की कामयाबी, उस बंदे ने अपने लिए कितना किया, क्या सुना क्या नहीं सुना। द फर्स्ट वन इज़
you yourself is the best motivator of yourself. Second is your parents. Third is your दोस्त यार। मैं इसलिए कहता हूँ कि आपके फ्रेंड सर्किल, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, इस पर डिपेंड करता है। और सबसे लास्ट में कोचिंग और टीचर्स को मानता हूँ, क्योंकि कोचिंग और टीचर मेरे ही अपने हिसाब से है। क्योंकि बच्चा अगर मान लो दिन रात पढ़ रहा है, अच्छा है पढ़ने में, माँ बाप घर में तंग करते हैं, लड़ते हैं खुद से, घर का प्रेशर है, बर्बाद। दोस्त यार बर्बाद है, बर्बाद। कोचिंग बर्बाद है, कोचिंग डिस्ट्रैक्ट कर रही है, कोचिंग टाइम पे टेस्ट नहीं ले रही है, कोचिंग टाइम पे मैनेजमेंट नहीं दे रही है, कोचिंग टेस्ट पेपर सही तरह से ऑर्गेनाइज करा रही है, रिजल्ट सही तरह से नहीं दे रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोचिंग्स नहीं कर रही है, तो भी बर्बाद। तो पहला खुद आपको डिसाइड करना है कि हम घर वालों को कैसे मैनेज करना है, दोस्त यार को कैसे मैनेज करना है, और कोचिंग अगर मेरे को गलत कर रहा है तो गलत को गलत कहेंगे। सही है। तो थैंक यू ईशान, और आप लोग भी ऐसे वीडियोस के लिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको इस पूरे सक्सेस स्टोरी में ईशान भाई की कौन सी ऐसी बात है जो पसंद आई है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये कमेंट हमें बताता है कि आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। टिल दिन अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।